बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CPC 1908 का ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट। सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑर्डर 1 में हमने क्या क्या पढ़ना है, या ऑर्डर 1 किससे रिलेटेड है। प्लेंटिफ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ऑर्डर 1 में क्या है कि क्या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं, कौन कौन पार्टी जो है वो कौन कौन पर्सन जो है वो पार्टी बन सकता है एज अ प्लेंटिफ एक सूट में। उसके बाद है डिफेंडेंट, क्या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं एक सूट में, कैसे उनको डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कैसे उन्हें जो है वो पार्टी बनाया जाएगा। मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर पार्टीज़ कौन सी होती हैं और इनका केस के ऊपर या सूट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ना है CPC के ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट में। अब आते हैं रूल 1। ऑर्डर 1 CPC का रूल जो 1 है वो क्या कहता है कि हु में बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के तौर पे एक पर्सन पार्टी कैसे बन सकता है एक सूट में, और क्या एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो प्लेंटिफ के तौर पर पार्टी जो है वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो इसका जवाब है यस, एक से ज़्यादा लोग प्लेंटिफ बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? ऑल पर्सन इन होम एनी राइट अराइजेज, जब किसी भी पर्सन का राइट अराइज हो। कैसे? कि सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है। यहाँ हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि और हर वो बंदा प्लेंटिफ बन सकता है एक सूट में कि जिसका राइट अराइज होता हो आउट ऑफ सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ABXYZ इन 5 लोगों के दरमियान में क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था। कैसे? अब A और B जो है यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी बन गए। कैसे बन गए? XYZ ने वॉयलेशन कर दी किसकी? एग्रीमेंट की। अब यहाँ हम रूल 1 को इसके साथ कैसे समझना है कि अब A और B जो हैं ये एग्रीव्ड पार्टीज हैं, एग्रीव्ड पर्सन्स हैं, ठीक है। इनका नुकसान हुआ है, यहाँ ये राइट क्लेम कर सकते हैं दोनों X के, Y के और Z के खिलाफ। तो बजाय इसके कि ये AB जो है पहले X के खिलाफ अलग से सूट फाइल करें, फिर Y के खिलाफ अलग से करें और Z के खिलाफ अलग से करें, तो इससे बेहतर ये है कि अकॉर्डिंग टू द रूल 1 ऑर्डर 1 CPC ये A और B मिलकर प्लेंटिफ बन सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि A जो है वो पहले अलग से X के खिलाफ सूट फाइल करे या B जो है अलग से इन सब के खिलाफ सूट फाइल करे। तो बेहतर यही है कि A और B मिल जाए, जॉइंट प्लेंटिफ्स बन जाएं अकॉर्डिंग टू द रूल 1 ऑर्डर 1 CPC, और दोनों मिलके XYZ के खिलाफ सूट फाइल करें। ये था रूल 1। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रेशनल क्या है रूल 1 का, कि कोर्ट का टाइम ज़ाया ना हो। जब A अलग से इन तीनों के खिलाफ सूट फाइल करेगा, B अलग से करेगा, तो कोर्ट का भी टाइम ज़ाया होगा। सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है, मतलब सेम एक इन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसी में ये दोनों एग्रीड पार्टीज बन गई हैं, इन्होंने वॉयलेशन की है, तो अलग अलग करने के बजाय एक ही सूट फाइल कर लिया जाए, दोनों अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। कैसे? मतलब अगर ये A जो है अलग से इनके खिलाफ सूट फाइल करता है और B अलग से करता है, तो बाद में कोर्ट को पता चलेगा कि भाई इनकी ट्रांजैक्शन भी सेम थी, इनको सेम रेमेडीज भी चाहिए, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ भी सेम टू सेम अराइज हो रहा है। तो फिर क्या है? बेहतर यही है कि A और B मिलकर जॉइंट प्लेंटिफ्स बन जाए अकॉर्डिंग टू द रूल 1। अब आते हैं रूल 3 पर। मैंने रूल 2 इसलिए स्किप किया है क्योंकि रूल 1 और 3 जो है आपस में कनेक्टेड है, तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए पहले हम रूल 1 और रूल 3 को एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम जंप करेंगे रूल 2 की तरफ। हु में बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स। प्लेंटिफ का तो हमने पढ़ लिया कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कब? जब सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन हो, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा हो। और रूल 3 क्या है कि डिफेंडेंट कौन कौन से बन सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट बन सकते हैं। तो ये सेम टू सेम रूल 1 की तरह है, सिर्फ हमने प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट कर देना है। अब अगेंस्ट हुम एनी राइट, डिफेंडेंट कौन होता है? सबसे पहले तो ये देखें ना, प्लेंटिफ क्या था? जिसका राइट, जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसने राइट इन्फ्रिंज किया है वो डिफेंडेंट होता है, जिसके अगेंस्ट कोई बंदा सूट फाइल करता है वो डिफेंडेंट होता है, ठीक है। अब डिफेंडेंट कौन कौन बन सकता है इसको भी हम देखते हैं। अब 3 चीज़ें जो हमने इसमें पढ़ी हैं, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और या फिर वेदर जॉइंटली और सेवरली और ऑल्टरनेटिव। अब यही 3 चीज़ें भी इसमें हैं। अब इसको हम सेम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ABXYZ इनके दरमियान क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया।
XYZ ने वायलेशन कर दी, ए और बी एग्रीड पार्टीज हैं, ठीक है। अब डिफेंडेंट कैसे बनाना है, बजाय इसके कि अब ये अलग अलग इनके ऊपर सूट जो है फाइल किया जाए, या अलग अलग जो है ए और बी जो है अलग अलग इनके ऊपर सूट फाइल करें, तो इनको डिफेंडेंट जो है इकट्ठा बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे भी क्या होगा, कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। अब कॉमन जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर भी अराइज हो, सेम उनका एग्रीमेंट था, सेम इसका आंसर भी हमें इसी में मिल जाता है कि मिलकर भी सब डिफेंडेंट्स के या अलग अलग उनके ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है, या फिर तमाम के, अब वायलेशन तो इन तीनों ने की है तो सेपरेटली उनको जो है उनके ऊपर सूट फाइल करने से बेहतर यही है कि उन्हें एक ही सूट में पार्टी बना दिया जाए, ठीक है। हर उस डिफेंडेंट जिसके ऊपर आपने क्लेम करना है उनको सेपरेटली ट्राई करने के बजाय आप एक ही सूट में उनको पार्टी बना दें। तो ये क्या है, रूल 3 है कि हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। अब हम आते हैं रूल 2 पर। रूल 2, ऑर्डर 1 का रूल 2 क्या है, पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी वक्त जो है किसी भी पार्टी के लिहाज से सेपरेट ट्रायल्स का ऑर्डर दे सकती है कि इनको सेपरेटली मुकदमा चलाया जाएगा। इनका कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ABC, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये प्लेंटिफ्स हैं। तो अब इन तीनों में से A जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, अब इसका आना भी ज़रूरी है, नेसेसरी पार्टी है, इसका कोर्ट में आना भी ज़रूरी है। तो अब ऐसा कोई मामला जहाँ पे पार्टी का कोर्ट में आना ज़रूरी है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हेन एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स में एम्बेरस या डिले द ट्रायल, जिसकी वजह से जो ट्रायल है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा या डिले हो रहा है उसकी वजह से, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ए का जो सूट है वो सेपरेटली फाइल होगा, या ए का जो सूट है मुकदमा वो सेपरेटली चलेगा, बी और सी का फिलहाल अभी चलेगा। तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि ए अपना सेपरेटली मुकदमा जो है या सूट फाइल करेगा। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर 4। ऑर्डर 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डर 4 क्या है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पर जो ऑर्डर 4 है ना, इसमें प्लेंटिफ्स के हवाले से भी बात की गई है और डिफेंडेंट्स के हवाले से भी बात की गई। फॉर एग्जांपल ए और बी एक सूट में प्लेंटिफ है, CDE जो है वो डिफेंडेंट्स हैं। अब यहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या करेगा, ये नहीं है कि ए और बी दोनों ने जो क्लेम किए हैं उस अपनी प्लेंट में वो सब के सब उन्हें मिल जाएं, या अगर ए को उसका राइट दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी को भी उसका राइट दे दिया गया है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वन और मोर एज में बी फाउंड एंटाइटल्ड टू रिलीफ, कि वो उसी को रिलीफ देंगी जो उसके लिए एंटाइटल्ड है। ए का यहाँ पे हो सकता है कि कोर्ट कहे कि भाई ए का राइट बनता है तो ए को दे दिया जाए उसका राइट, और बी को वो नेग्लेक्ट कर दे या रिफ्यूज़ कर दे कि बी का राइट बनता ही नहीं है। ये नहीं है कि अगर अदालत ने कह दिया है कि जनाब आपका ए का राइट बन गया तो बी का भी बन गया, ऐसे नहीं होगा। कोर्ट जो है इन दोनों में से किसी एक को भी रिलीफ दे सकती है, या दोनों को भी रिलीफ दे सकती है, या दोनों को हो सकता है कि उनका बनता ही ना हो तो दोनों को ही रिलीफ ना मिले। ये हमने बात कर ली प्लेंटिफ्स के हवाले से। अब बात करते हैं डिफेंडेंट के हवाले से। CDE जो है वो डिफेंडेंट है, तो एज में बी फाउंड टू बी लाइबल, उसी डिफेंडेंट को जो है उसके अगेंस्ट जो है वो जजमेंट दी जाएगी जो कि लाइबल होगा, जिसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। हो सकता है कि CDE में से जो E है उसके ऊपर लाइबिलिटी आए और C और D पर ना आए। तो जब अगर कोर्ट जो है वो लाइबल करार देती है डिफेंडेंट को, E को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो C और D को भी दे रही है, या वो कोर्ट उसमें मेंशन करेगी कि ये पर्सन जो है ये लाइबल है और ये पर्सन लाइबल नहीं है। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट इसमें जजमेंट दे सकती है। अब आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 5 पर। रूल 5 क्या कहता है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ्ड क्लेम्ड। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उसमें उन सब का ही जितने भी रिलीफ क्लेम किए हैं प्लेंटिफ में उस सब में इंटरेस्ट हो। कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ABC और तहसीलदार ये चारों को ही डिफेंडेंट बनाया गया है पार्टी में, ठीक है। अब जो है तो चारों ही डिफेंडेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब जो तहसीलदार, अब रिलीफ तो प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम किया है A, B और C के अगेंस्ट,
कि इन्होंने समझ लो कि जो है वायलेशन की है या मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है, तहसीलदार को तो उसने वैसे ही पार्टी बना लिया है कि ये चलो तहसीलदार जो है ये एक तरह की प्रॉपर पार्टी है, तो उसको हम पार्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रिलीफ तो उसने क्लेम किया है ए बी और सी के अगेंस्ट। तहसीलदार के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीफ जो क्लेम किया है प्लेंटिफ ने ए बी और सी उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये है रूल 5। अब आते हैं रूल 6 पर, जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ सेम कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है कि जब ए और बी फॉर एग्जाम्पल हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट किया है सी के साथ कि वो ए और बी जो है सेपरेटली 10,000 रुपीज़ देंगे, किसको, सी को। अब इनमें से कोई एक भी अगर वॉयलेट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये बात सी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जिसने वॉयलेट किया है उसके ऊपर सूट फाइल करेगी, या फिर ए को भी वो सू कर सकती है, बी को भी कर सकती है, या उन दोनों को कंजॉइंटली भी वो सूट फाइल कर सकती है उनके अगेंस्ट सी जो है। ये सी पर डिपेंड करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेम है, ठीक है, ट्रांजैक्शन सेम है, इसीलिए सी पर डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर सूट फाइल करता है। इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल 7 क्या कहता है कि व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट। जब प्लेंटिफ को ये पता ना चल रहा हो कि वो डिफेंडेंट किसको बनाए या किसके अगेंस्ट वो अपना राइट क्लेम कर सकता है, या फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट, या रेमेडी किसके अगेंस्ट वो लेगा, किससे अपना रिलीफ क्लेम करेगा वो, और डिफेंडेंट किसको बनाएगा, जब उसे ये चीज़ समझ ना आ रही हो कि एक से ज़्यादा लोग उसको लग रहा है कि मुझे इनको जो है वो एज अ डिफेंडेंट पार्टी बनाना चाहिए, तो ये उसको नहीं समझ आ रही, तो वो क्या करेगा, ही मे जॉइन 2 और मोर डिफेंडेंट्स। जिन जिन लोगों पर उसको शक है या जिन जिन लोगों को उसे लगता है कि इसके अगेंस्ट मुझे सूट फाइल करना चाहिए, जो इस मामले से इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना देना है, तो वो उन सबको डिफेंडेंट बना लेगा, ठीक है। इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट इज लाइबल। उसके बाद क्या होगा कि बाकी जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके अगेंस्ट जो है ये रेमेडी अवेल कर सकता है प्लेंटिफ, या किसको दरअसल कौन इसमें डिफेंडेंट बन सकता है। बाकी जो चीज़ है ये कोर्ट ने डिसाइड करनी है। प्लेंटिफ जो है वो हर उस बंदे को डिफेंडेंट एज अ पार्टी बना लेगा। उसके बाद आ जाते हैं रूल 8 पर। रूल 8 क्या कहता है, 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, कि एक पर्सन जो है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल तमाम बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मिलकर किसी पर सूट फाइल करना चाहते हैं, तो उनके बिहाफ पर कोई एक भी प्लेंटिफ बन के सूट फाइल कर सकता है। कैसे, रिप्रेजेंटेटिव बन के, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट भी होता है। और अगर डिफेंडेंट जो है एक से ज़्यादा है तो उन सब के बिहाफ पर कोई एक बंदा भी आकर डिफेंड कर सकता है, एक बंदा भी डिफेंडेंट बन सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। लेकिन ये क्या होगा कि जब एक से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है या बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है उस मामले में, तो क्या होगा, परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एक बंदा जो है एक ही प्लेंटिफ बनेगा और वो किसी को सू कर सकता है, या फिर कोई भी डिफेंडेंट बन के डिफेंड भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स, बाकी लोगों के बिहाफ। बजाय इसके कि सबके सब भी, अब 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 लोग तो प्लेंटिफ अब बनने से रहे, तो 100 लोगों को प्लेंटिफ बनाने से अच्छा है कि उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन आ जाए, या डिफेंडेंट अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनके बिहाफ पर कोई एक बंदा आ जाए डिफेंडेंट बन के, और जो फिर कोर्ट फैसला करेगी वो उन सब के लिहाज से करेगी, उस एक बंदे के लिहाज से नहीं करेगी। उसके बाद है प्लेंटिफ एक्सपेंस। अब क्या होगा कि जब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है किसी के बिहाफ पर आते हैं, तो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है तमाम लोगों के बिहाफ पर, तो जिनके बिहाफ पर सूट फाइल किया है प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप सबके बिहाफ पर जो है सूट फाइल हुआ है, आपके या आपके ABCDE एंड सो ऑन जितने भी प्लेंटिफ हैं उन सबको नोटिस भेजा जाएगा, या एडवर्टाइजमेंट करवाई जाएगी कि इन पर्सन्स के बिहाफ पर ये प्लेंटिफ बनकर आया है और इन सब के बिहाफ पर सूट फाइल किया जा रहा है,
ठीक है, पार्टी सभी बनेंगे लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, एक आकर बनेगा। उसके बाद सब रूल 2 इसी का क्या कहता है कि एनी पर्सन हु वांट टू बिकम अ पार्टी, हर वो बंदा जो पार्टी बनना चाहता है। पहले एक पार्टी था, अब कोई और भी उन तमाम लोगों में से कोई एक और आ गया और वो कह रहा है कि मैंने पार्टी बनना है, मैं पार्टी बनना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट में अप्लाई करेगा कि भाई मुझे पार्टी बना दिया जाए। ये था रूल 8। अब हम आते हैं रूल 9 पर। रूल 9 क्या है, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर पार्टीज। मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर पार्टीज पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है कि ये कॉन्सेप्ट जो है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का, ये क्या होता है। इसको एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं कि मिस जॉइंडर वो होता है जो पार्टी मिस्टेकनली, यहाँ से आपने याद रखना है कि कोई पार्टी मिस्टेकनली ऐड हो गई है जो कि अननेसेसरी पार्टी है एक सूट में, वो उसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, आपने उसे ऐड कर लिया है, वो मिस जॉइंडर पार्टी होगी। और ऐसी पार्टी जिसको, जो नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है जिसको ऐड करना ज़रूरी था उस केस में और आपने उसे ऐड किया ही नहीं है, तो वो नॉन जॉइंडर पार्टीज़ होंगी। ठीक है, तो रूल 9 क्या कहता है इसके हवाले से कि कोई भी सूट जो है वो डिसमिस नहीं होगा या डिफीट नहीं होगा सिर्फ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के होने या ना होने की वजह से। तो जो कोर्ट है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि पार्टीज़ को उनका इंटरेस्ट जो है वो मिले या उनको रिलीफ दिया जा सके, सिर्फ इस बेस पर सूट जो है वो डिफीट नहीं होगा। रूल 10 क्या कहता है, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, कि अगर रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम जो है वो सूट फाइल हो गया है तो तब क्या होगा। कोर्ट में अब एक प्लेंटिफ है जो कि रॉन्ग प्लेंटिफ है, जैसे कि हमने मिस जॉइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वो मिस जॉइंडर पार्टी है, उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, अननेसेसरी पार्टी है। अगर वो ऐड कर ली गई है तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है किसी भी उस सूट के किसी भी स्टेज पर ये ऑर्डर कर सकती है कि एनी अदर पर्सन बी कि उसको निकाल कर रॉन्ग प्लेंटिफ को किसी दूसरे बंदे को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मतलब उसको बदल दिया जाए, नई पार्टी ऐड कर दी जाए, कोई उस बंदे के अलावा कोई और बंदा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए या कोई नई पार्टी को ऐड किया जाए एज अ प्लेंटिफ। ठीक है, तो ये है रूल 10। अब इसी का सब रूल 2 क्या कहता है, ये वाला रूल थोड़ा सा लेंथी है। सब रूल 2 कहता है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज कि किसी भी स्टेज पर सूट के कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है, निकाल सकती है या किसी भी पार्टी को ऐड कर सकती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी। अगर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ है, उनकी एप्लीकेशन के बगैर कोर्ट में विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी ऑर्डर कर सकती है कि भाई ये पार्टी जो है अननेसेसरी पार्टी है, इसे स्ट्रक आउट कर दिया जाए, और ये पार्टी जो है ये नेसेसरी पार्टी है और इसे पार्टी नहीं बनाया गया था तो इसको ऐड कर दिया जाए। एनी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों तरफ से ये कोर्ट के पास इख्तियार है। उसके बाद सब रूल 3 क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेंटिफ है वो डिसेबल है, तो उसकी कंसेंट के साथ उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो उसकी बिहाफ पर कोर्ट में आएगा और उसके बिहाफ पर सूट फाइल करेगा। सब रूल 4 क्या कहता है, व्हेन एनी डिफेंडेंट एडिड, जब कोई नया डिफेंडेंट ऐड करेगी, कौन, कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डिफेंडेंट ऐड कर सकती है, कोई प्लेंटिफ ऐड कर सकती है। जब वो कोर्ट जो है डिफेंडेंट को ऐड करेगी तो प्लेंट को अमेंड किया जाएगा। फॉर देखो, अब प्लेंट जो है वो होती है, प्लेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है। जब प्लेंट को अमेंड किया जाएगा उसमें तब्दीली की जाएगी, पार्टीज जो निकली हैं कि उसकी जगह नया डिफेंडेंट आया उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, और फिर वो प्लेंट जो है जिसके अंदर अमेंडेड प्लेंट है जो, उसकी कॉपीज ऑफ समन जो है वो किसको भेजे जाएंगे, जो न्यू डिफेंडेंट है उसको भी भेजे जाएंगे, और जो ओरिजिनल डिफेंडेंट वैसे पहले हैं उनको भी दोबारा से भेजे जाएंगे कि भाई प्लेंट अमेंड हो चुकी है, यही पार्टी को दोबारा नई पार्टी को ऐड किया गया है। और उसका जो डिफेंडेंट नया आया है उसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जब उसको समन किया गया है। ठीक है, उसको समन मिल गया है, उसके बाद से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब आते हैं रूल 11 पर। रूल 11 क्या कहता है, कंडक्ट ऑफ सूट। जब पिछले सारे मामलात जो हमने रूल 10 तक देखे जब वो हो जाएगी, उसके बाद कंडक्ट ऑफ द सूट हो, कंडक्ट ऑफ द इसमें क्या है, कोर्ट का कंडक्ट देखा जाएगा कि उन सब मामलात के बाद कोर्ट जो है वो एक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ करेगी, जिसमें वो इशू फ्रेम करेगी कि दरअसल हकीकत में जो
इशू है वो कहाँ पर है, कहाँ पर ये इशू आ रहा है जिसकी वजह से दो पार्टीज़ के दरमियान में डिस्प्यूट है, वो एक तरह का लिस्ट तैयार करेगी, एक खुलासा तैयार करेगी उस तमाम के तमाम सूट का, उसको हम कहते हैं कंडक्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये कंडक्ट ऑफ सूट। उसके बाद रूल 12 आ जाता है, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, कि अगर प्लेंटिफ जो है वो नहीं आ सकता या फिर डिफेंडेंट नहीं आ सकता तो उसकी जगह पर क्या कोई दूसरा पर्सन जो है वो अपीयर हो सकता है या प्लीड कर सकता है या कोई एक्ट कर सकता है उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के बिहाफ पर। तो यस, कैसे कर सकते हैं उसका भी प्रोसीजर है कि उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी उस पर्सन को जो उसके बिहाफ पर अपीयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ है तो उसको रिटन अथॉरिटी देनी पड़ेगी जिसको हम मुख्तारनामा कहते हैं, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं हम उसको, कि मैं आपको ये इख्तियार देता हूँ कि आप मेरी जगह पर अपीयर हों या प्लीड करें या एक्ट करें, ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी जो है ये रिटन होनी चाहिए और जो बंदा अथॉरिटी दे रहा है, प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसको साइन करेगा और ये रिटन होनी चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है रूल नंबर 13, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर। कोई भी पार्टी अगर ऑब्जेक्शन करती है कि ये जो पार्टी है ये सूट में नॉन ज्वाइंडर है या मिस ज्वाइंडर है, या मतलब कोई नेसेसरी पार्टी है जो ऐड नहीं हुई उसको ऐड करना है, या कोई अननेसेसरी पार्टी है जिसको ऐड किया हुआ है उसको निकालना है, तो उसके अगर कोई ऑब्जेक्शंस लगाने हैं किसी भी किस्म के तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लगाने हैं। मतलब एज सुन एज पॉसिबल आप कोर्ट में ये बात ऑब्जेक्शन इस बात पे करेंगे कि ये पार्टी नॉन ज्वाइंडर है या मिस ज्वाइंडर है, ठीक है। तो आपको हर सूरत जल्द अज जल्द वो काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, इफ़ नॉट सो टेकन, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल करते तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आपने वेव कर दिया है अपने इस राइट को कि आप ऑब्जेक्ट कर सकें उस चीज़ पर। वेव करना, अपना राइट छोड़ देना, ठीक है। डीम्ड मतलब समझा जाएगा, कोर्ट यही समझेगी कि आपने इस चीज़ को जो है वेव कर दिया अपना ये राइट, उसके बाद आपको ये राइट दोबारा नहीं मिलेगा। ये था हमारा ऑर्डर 1 CPC का। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.